तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्याएं, इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है यह चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर देखिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अगर अंक चेंज भी हो जाते हैं, अगर नंबर चेंज करके क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप केवल 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाते हैं, अगर वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या जो पूरा चैप्टर है इसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, जितना भी चीज आपको पढ़ना है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहां जहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में, केवल वही टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो कि पेपर में नहीं आता है लेकिन आपको जानना जरूरी है। देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहले ये समझिए कि संख्या क्या होता है। तो संख्या 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है सम्मिश्र संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक संख्या हमें पढ़ना है और सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक का मतलब कि वह सही से वो संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया 2 + 3, काल्पनिक संख्या को i से दिखाया जाता है। तो थोड़ा सा ये आगे 11th में आप पढ़ेंगे तो इसको अभी हम नहीं समझते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पहला जो है वह है वास्तविक संख्या, जो कि हमें पढ़ना है क्लास 10th में। अब वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2/4, 5/6, 4/7। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन केवल इतना ही डिफरेंशिएशन कहना सही नहीं होगा। ऐसी संख्याएं जिनको करड़ी से मतलब जो संख्याएं अंडर रूट में होते हैं, यानी कि करड़ी में होती हैं, उन्हें भी कहा जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। तो ये सब भी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा अगर किसी परिमेय संख्या के हर में 0 आ जाता है तो वो भी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। पाई का नाम सुने होंगे, ये भी संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आप कहेंगे सर करड़ी में 4 भी होता है, तो क्या 4 भी अपरिमेय संख्या होगा? तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा, ऐसी संख्या जो करड़ी से अगर बाहर निकल जाती हैं तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। जैसे अगर करड़ी में 4 रहेगा तो करड़ी में 4 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 होता है। तो 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 कर देंगे तो ये p/q के रूप में व्यक्त हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो करड़ी से बाहर ना निकले वह अपरिमेय संख्या होती है। और अगर किसी के हर में 0 आ जाए उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसके अलावा ऐसी संख्याएं जो जैसे आ गया 3.789 ... यानी कि भाग देने पर अगर वह कटती नहीं है, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वह भी कैसी संख्या कहलाती हैं? तो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब परिमेय में कैसी कैसी संख्याएं आती हैं? तो परिमेय में p/q के रूप में जितनी भी संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। उसके अलावा अगर 0 आ गया तो 0 भी कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। तो बटा 1 करके आप p/q के रूप में बना सकते हो। बस उसका q जो होगा यानी हर जो होगा वह 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह अपरिमेय संख्या में काउंट होता है। इसके अलावा 22/7 आ गया। बहुत बच्चे इसको अपरिमेय संख्या टिक करके आते हैं। यहाँ पर 22/7 देने का मतलब ही नहीं है कि पाई का मान दिया है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाया गया है। तो अगर पाई लिख करके आएगा तो वह परिमेय संख्या होता है, और अगर 22/7 लिख करके आता है तो वह कैसी संख्या होती है? तो वह परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ऐसी संख्या जो दशमलव में हो और पूर्णतः कट गई हो, यानी पूर्णतः विभाजित हो गई हो, जैसे 3.78 आ गया, तो ये भी कैसी संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा अगर करड़ी में 1 आ जाए, अब कहेंगे सर करड़ी में 1 किसका वर्ग है? तो 1 अगर करड़ी में भी है तो वह बाहर 1 ही बन के आएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है।
तो अगर √1 हो तो ये भी कैसी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या टिक करके मत आइएगा। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जो रिपीट होती हैं, जैसे इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि 3.78 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यही चलता रहेगा। तो ये भी सब भी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं और इसमें ये सब क्वेश्चन आता है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं ये क्या है, तो ये सभी की सभी संख्याएं जो है ये आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। अब इनका भी अलग अलग प्रकार है। अपरिमेय संख्या का तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या को भी अब अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्णांक, ठीक है, किन किन भागों में बांटा गया है, तो पहला पूर्णांक और दूसरा जो है इसको बांटा गया है भिन्न संख्या में। भिन्न का मतलब वही जो P/Q के रूप में होता है। तो इसमें तो आप आसानी से बता देंगे, जैसे 4/5, 2/3 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब क्या होती है, भिन्न संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब होता है, अगर हम साधारण बात में कहें तो माइनस की प्राकृतिक संख्या 0 और प्लस की प्राकृतिक संख्या, ये सभी के सभी किस में आते हैं, तो पूर्णांक में आते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0 इधर भी चलता रहेगा, फिर 1, 2, 3 डॉट 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 इधर भी चलता रहेगा। तो ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अगर सभी के नीचे आप 1 कर दोगे तो सभी की सभी कैसी संख्या बन गई, तो परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि क्या सभी पूर्णांक जो होते हैं या परिमेय संख्या होती हैं, तो कहेंगे हाँ सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी भी परिमेय संख्या है जिनको हम पूर्णांक नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे 3.5 आ गया, ठीक है, अगर आ जाए 3.5, तो क्या 3.5 एक पूर्णांक है, नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, अगर इसमें 10 से भाग करेंगे तो ये कितना बन गया, 35/10 बन गया। तो पूर्णांक, सभी की सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी की सभी परिमेय संख्या जो है वह पूर्णांक नहीं हो सकती है। तो ये इसका प्रकार है। अब पूर्णांक भी 3 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब जो प्लस वाली प्राकृतिक संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। शून्य पूर्णांक का मतलब जो 0 होता है वह शून्य पूर्णांक कहलाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जो माइनस वाली संख्या है, जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होती है, तो ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ये बेसिक जानकारी है, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी 1-2 नंबर का आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद मेन हेडिंग स्टार्ट होता है, जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आता है। जैसे समझते हैं पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब है, जैसे अगर कोई संख्या 2 है, 2 से भाग दिया जा रहा है किसमें, मान लो यहाँ पे 11 में। ठीक है, तो अगर हम 2 से 11 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, कहेंगे सर 5 बार में जाएगा। तो 2 5 कितना होगा, 10। शेषफल कितना बच गया, तो 1 बच गया। तो एक चीज आपको पता होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको क्या करना है, उसी रूप में लिखना है। भाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, यानी 11 क्या है, तो 11 भाज्य है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, यानी कि 2। तो भाजक गुणे भागफल यानी कि कितना है, तो 5 है। अब प्लस में क्या होता है, तो शेषफल यानी कि कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो इस तरह लिखना ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। बस यही आपको पढ़ना है। अब इसका ही प्रयोग करके आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। पहला यही चीज है, क्वेश्चन आता है कि 2 संख्या दिया रहेगा और कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले आप एक तरफ भाग देंगे, जो आएगा उसको इस तरह क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, तो यही हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
तो करते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम ले इसमें, तो इसमें मान लो दिया गया है 90 और 144 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 90 और 144, 90 और 144 ही है ना, 90 और 144 है। लिखा है कि 90 और 144 का एचसीएफ जो है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि एक तरफ आपको भाग देना है। भाग देने का मतलब वो रफ कार्य में करना है, उसको लिखना नहीं है आपको क्वेश्चन की तरफ। यानी 90 से क्या करेंगे? 144 में भाग देंगे। तो भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा? 9 दूना 18 अधिक हो जाएगा, एक बार में जाएगा 90। ठीक है, 4 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा, कितना बच गया? 5। ठीक है, एचसीएफ करे हुए है ना, पीछे पिछले क्लास में करना जानते हैं कैसे किया जाता है। फिर 54, फिर जो यहाँ पर लिखा होगा वो इसके यहाँ आ जाएगा, यानी कि 90। फिर एक बार में जाएगा 54, यहां से बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, 36। फिर से भाग देंगे 54 में, कितने बार में जाएगा? फिर से एक बार में जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 6 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। फिर किस में भाग देंगे? 36 में भाग देंगे। तो 18 दूना कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। तो जब तक पूर्णतः कट न जाए, यानी कि शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक आपको क्या देते चलना है? भाग देते चलना है। अब ये इतने बार में जाकर के कटा है, अब इसी को क्या करना है? यहां पर लिखना है। क्वेश्चन आया था कि 90 और 144 का जो एचसीएफ है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करना है। तो एक तरफ हमने भाग दे दिया, अब आप लिखेंगे। अभी हमने बताया ना कैसे लिखना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य का मतलब जो अंदर होता है। तो पहला क्या है? 144 है, तो यहां पर लिखेंगे कि 144 बराबर होगा, भाजक कितना है? 90 गुणे भागफल कितना है? +1 और प्लस शेषफल कितना है? तो 54 है। ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, तो अभी क्या यहाँ पर शेषफल 0 आया है? तो कहेंगे सर अभी 0 नहीं आया है। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा तब तक हमको वो लिखना ही पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? जो यहाँ पर लिखा है पहले स्थान पर, अब इसको आगे लिखेंगे। यानी सबसे पहले लिख दीजिएगा कि शेषफल जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि शेषफल 0 अभी नहीं आया है। फिर 90 आगे आ जाएगा, अब बराबर। अब देखिए 90 जब आगे आएगा तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 54 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 54 गुणे हो जाएगा 1 और प्लस कितना हो गया? 36। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि शेष जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर कौन आगे आएगा? 54 आगे आ जाएगा, तो 54 आगे कर देंगे। बराबर क्या होगा? तो 36 गुणे 1 प्लस हो जाएगा 18। तो यहां से होगा 36 गुणे 1 प्लस हो जाएगा 18। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे शेष जो है नॉट इक्वल टू 0। अभी भी 0 नहीं आया है। फिर 36 क्या होगा? आगे आएगा। अब बराबर क्या मिलेगा? तो 36 आगे आएगा, तो 18 गुणे 2 प्लस में 0 आ गया। तो यहां से लिख देंगे 36, यानी 18 गुणे 2 और प्लस में कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब 0 आ चुका है। तो अब यहां पर लिखेंगे कि शेष जो आ गया वो 0 के बराबर आ गया। जैसे ही शेषफल 0 के बराबर आ जाता है, तो जो यहाँ पर पहले स्थान पर लिखा होता है यही क्या होता है? तो एचसीएफ होता है। तो फिर आपको यहां से लिख देना है अतः एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। तो सबसे पहले आपको भाग देना है। भाग देने के बाद हर स्टेप का अलग अलग क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो नियम है उसके जैसा आपको लिखते चलना है। जैसे ही लास्ट में 0 आ जाएगा तो जो पहले स्थान पर होता है वही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, तब हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो एक और उदाहरण दूसरा है हमने लिया है कि 1656 तथा 4025। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, या एल्गोरिथम भी आता है कभी कभी, तो दोनों सेम होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1656 और 4025 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक तरफ भाग देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से कि 1656 से हमें किस में भाग देना है? तो 4025 में भाग देना है। तो 1656 यहां से हो जाएगा 4025। तो भाग दीजिए इसमें, तो कितने बार में जाएगा? 16 दूना 32, 16 तिया 48, 2 बार में जाएगा ना। तो 16 दूना 32 यानी 2 छक्का 12, 2 5 10 1 11 और 2 छक्का 12 1 13, 2 1 कम 2 1 हो जाएगा 3। यहाँ से बचेगा 3 1, 10 में से 3 जाएगा 7, ये कट जाएगा। तो बच गया 713 और 713 से किस में भाग देना है? तो 1656 में।
7 दूना 14, 7 तरीके 21, यानी लगभग 2 बार में जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2 और 2 साते हो जाएगा 14। तो यहाँ से बचेगा 0 3 2, यानी कितना बच गया? 230 बच गया। फिर से भाग देना है किसमें? 713 में। तो यहाँ से हो जाएगा 713। 3 बार में अगर ले जाएंगे 3 दूना के 6 होगा, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा 0, 3 तिहाई 9 हो जाएगा 9 और 3 दूना हो जाएगा 6, यानी बचेगा 3। 11 में से 9 जाएगा 2, कट जाएगा। 23 से भागा ले जाना है 230 में, तो 23 एक कम हो जाएगा 23, कट जाएगा, 0 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बना देंगे। ठीक है, तो 0 है, यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो इतना स्टेप हमें मिला है। अब इसको क्या करना है? यहाँ पर लिखते चलना है। तो सबसे पहले कौन है? 4025 है, तो लिखेंगे यहाँ से कि 4025 बराबर होगा इसके 1656 गुणे 2 प्लस 713 के। 1656 गुणे 2 और प्लस में कितना हो जाएगा? तो 713 हो जाएगा। क्या अभी शेषफल 0 है? तो कहेंगे नहीं सर, अभी 0 नहीं है। तो लिखेंगे शेष जो है नॉट इक्वल टू 0, चाहे बगल में लिखे चाहे नीचे, गलत नहीं होगा। तो शेष जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। फिर 1656 आगे आ जाएगा, तो 1656 बराबर क्या मिलेगा? तो 713 गुणे 2 और प्लस में हो जाएगा 230। तो यहाँ से हो जाएगा 713 और गुणे हो जाएगा 2 और प्लस कितना है? तो 230 है। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे शेषफल जो है नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कौन आगे आएगा? तो जो पहले स्थान पे होता है, यानी कि 713। तो 713 आगे आ जाएगा। अब बराबर क्या बचेगा? 230 गुणे 3 और प्लस में हो जाएगा 23। 230 गुणे 3 और प्लस में कितना है? तो 23 है। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे शेष जो है नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं है तब तक लिखते चलना है। उसके बाद 230 आगे आएगा, तो 230 अब बराबर हो जाएगा किसके? 23 गुणे 10 और प्लस 0। तो हो जाएगा 23 और गुणे हो जाएगा 10 और प्लस 0। अब क्या शेषफल 0 आया? तो हाँ सर 0 आ गया, यानी कि शेषफल कितना हो गया? 0। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना? 18। ठीक है, नहीं सॉरी 23 हो जाएगा। कितना? 23 हो जाएगा, क्योंकि पहले स्थान पर कितना है? 23 है। इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 23। तो बस ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में करना है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। बस भाग देना है, भाग देने के बाद इस तरीके से आपको लिख देना है। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको नोट कीजिए। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको आपकी किताब का जो नहीं आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। बहुत ज्यादा आसान होता है, ये भी कठिन टॉपिक नहीं है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, तो क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या दिया गया 6 और 20। क्या है? पहला क्वेश्चन है संख्या 6 और 20, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब किस विधि से ज्ञात करना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है? अलग अलग संख्याओं का आपको गुणनखंड करना है। तो अगर आप 6 का गुणनखंड करेंगे तो वो आएगा 2 गुणे 3। कितना आएगा? 2 गुणे 3 आएगा। तो अगर 2 एक से ज्यादा बार रहेगा, अगर 3 एक से ज्यादा बार रहेगा, तो आपको घात के रूप में लिखना है। यहाँ पर एक एक बार ही है, इससे हमने लिख दिया 2 गुणे 3। अगर आप 20 का गुणनखंड करेंगे तो 20 का करेंगे तो कितना आएगा? 2 10 बार में जाएगा, फिर 2 5 बार में जाएगा, फिर 5 1। तो 2 कितने बार है? 2 बार है। तो इसके नीचे ऐसे लिखेंगे 20। अब बराबर लिखेंगे 2 के पावर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब गुणे 5 एक बार है तो 5 हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अगर हम सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, एचसीएफ का मतलब जितना भी चीज यहाँ पर है, यानी कभी कभी 2 बार 2 संख्या होता है, कभी कभी 3 संख्या होता है। तो पहला इसका एक शर्त होता है, कंडीशन होता है एचसीएफ निकालने का, कि उसी संख्या का एचसीएफ निकलता है जो संख्या सब में उपस्थित होना चाहिए। जैसे वह संख्या 6 में भी होना चाहिए, 6 के गुणनखंड में भी होना चाहिए, वह संख्या 20 के भी गुणनखंड में होना चाहिए। यह एलिजिबल होना चाहिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। उसके बाद ही हम एक ट्रिक है, उसके माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई और संख्या तो उसमें भी वो संख्या होना चाहिए। तो पहले देखते हैं क्या 2 6 और 20 दोनों में है? तो कहेंगे हाँ सर 6 में भी 2 है और 20 के भी गुणनखंड में 2 है। तो अगर दोनों में है तो उसके बाद एचसीएफ आप कैसे बताएंगे? तो दोनों में होने के बाद
सबसे कम बार जिस गुणनखंड में रहेगा, यानी उसका न्यूनतम घात, सबसे कम घात वाला जो 2 है वह जिसके भी गुणनखंड में रहेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ 6 में जो है 2 है वह 1 बार है, और 20 में 2 कितने बार है, तो 2 बार है। तो सबसे कम बार किसमें है, तो 6 में है, यानी कितने बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो केवल 2 ही उत्तर नहीं होगा, अगर आगे आने वाली जो संख्या वो भी दोनों में उपस्थित है तो उसमें भी वही चीज करेंगे और गुणे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 3, तो 3 सबसे पहले देखिए क्या एलिजिबल है एचसीएफ के लिए, तो 3 जो है 6 के गुणनखंड में है, लेकिन 20 के गुणनखंड में नहीं है, तो 3 को हम एचसीएफ में नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पर 5 है, क्या 5 दोनों में है, तो 5 भी दोनों में नहीं है, इसलिए 5 भी एलिजिबल नहीं होगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ कितना केवल आएगा, तो केवल 2 आएगा। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, तो एलसीएम का मतलब होता है कि इसमें चाहे उपस्थित हो चाहे न हो, चाहे एक में हो चाहे दोनों में हो चाहे तीनों में हो, कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा घात वाला जो रहेगा उसको ही आपको लेना है। जैसे अगर 2 की बात करें तो सबसे ज्यादा घात 20 में है, जो कि है 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे। अगर कोई एक बार भी है तो उसको भी लोगे, जैसे 3 के पावर 1 है, तो अगर इसकी तुलना में कोई नहीं है तो 3 अपने आप में सबसे बड़ा है, तो गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इनटू 5 के पावर कितना है, 1 है, और 5 की भी तुलना किसी से नहीं किया गया तो 5 भी अपने आप में सबसे बड़ा है, तो इनटू में कितना हो जाएगा 5। इसको हल करोगे तो आएगा 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 5 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, तो एलसीएम कितना निकल करके आया, तो 60 आया। ठीक है, तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात वाला संख्या लेना है, और एचसीएफ के लिए सबसे पहले वो दोनों में उपस्थित होना चाहिए, तब सबसे छोटी घात वाला हम संख्या लेंगे। इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6, 72 तथा 120। क्या है, 6, 72 तथा 120। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या दिया गया है, तो तीनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले गुणनखंड करेंगे। तो 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 आएगा, जो कि हम पीछे भी किए थे। 72 का करेंगे तो कितना आएगा, तो 72 का एक बार करके देख लेते हैं। तो अगर 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से जाएगा 1। तो 2 के पावर कितना है, 3 है, घात के रूप में लिखना है, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर कितना है, तो 2 है। उसके बाद है तीसरा नंबर 120, तो 120 का करेंगे तो कितना आएगा, तो 120 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 60 बार में, फिर 2 से जाएगा 30 बार में, 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1, यानी 2 के पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे इंटू में 3 इंटू में 5। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ में हमें इसका कंडीशन है कि उसी संख्या का एचसीएफ निकलता है जो सब में एलिजिबल हो। तो पहले 2 के लिए देखते हैं, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अगर सब में रहेगा तो सबसे मिनिमम घात लिया जाता है, यानी सबसे कम घात जिसमें रहेगा वही लेंगे, यानी 2 के पावर 1 है सबसे कम घात। 3 की बात करते हैं तो 3 भी इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो सबसे कम घात यानी कि 3 के पावर कितना है, 1 है गुणे। 5 केवल 1 में है तो 5 को काउंट नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकलता है, तो एलसीएम का मतलब चाहे 1 में रहे, चाहे 2 में रहे, चाहे तीनों में रहे, कोई मतलब नहीं है, बस सबसे बड़ी घात हमें लेना है। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 के पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा गुणे। 3 की सबसे बड़ी घात कितना है, तो 3 के पावर 2 है। अब 5 की सबसे बड़ी घात कितना है, तो 5 अकेले है, तो अपने आप में सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8, 3 के पावर 2 का मान 9, 5 गुणा करेंगे तो 5 वाटे 40 और 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, सॉरी 8 5 40 और 9 चौके 36, यानी कि कितना हो जाएगा 360, और यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना, बस सबका गुणनखंड करके लिख देना है, घात के रूप में लिखना है। अगर 2 से 4 3 बार है, 4 बार है, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 करके लिख देना है। उसके बाद एचसीएफ उसी का निकलता है जो संख्या सब में उपस्थित हो, जैसे 2 सब में था, तो उपस्थित होने के बाद जो सबसे कम घात जिसमें रहता है उसको काउंट करते हैं एचसीएफ में। एलसीएम में क्या होता है, चाहे किसी में हो या ना हो, सबसे बड़ी घात लेना है, और जो अकेले है तो उसको भी लेना है, क्योंकि अकेला है तो सब अपने आप में सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा इसका एल। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक पढ़ा है, पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना।
आगे भी हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि जो मोबाइल का बैटरी है ये लो हो चुका है, यानी कि 7 या 8% हो चुका है। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं ये हम अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। तो इतना ही आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं। बाकी जो 2 टॉपिक है इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग जरूर कीजिएगा, और ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है जो आपको न आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इसको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।